केवीएल केसीएल से पहले एक और रिक्वायरमेंट हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फिर जरूरत आएगी। हेडिंग तुम लगाओगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल के बारे में हमने देखा था ईएमएफ, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम सेल्स को कंबाइन करते हैं, डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करते हैं, तो दो सिचुएशन अराइज होती है। एक तो ये कि अलग अलग ईएमएफ, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल्स हैं, उनको जोड़ना। तो हमारे सिलेबस में ऐसे दो सेल्स को जोड़ने की सिचुएशन है। अलग अलग ईएमएफ के हैं, तो E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, उनको सीरीज में जोड़ो, उनको पैरेलल में जोड़ो और इक्विवेलेंट निकालो। उन दोनों को हटाकर अगर एक ही सेल लगाएं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। पर अगर बहुत सारे सेल जोड़ने हैं, n सेल, तो हमारे सिलेबस में है दोनों वो मतलब जितने भी सेल्स हैं सब कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल, n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल में। तीसरा और है मिक्स ग्रुपिंग, कुछ को सीरीज में जोड़कर ऐसे कुछ सीरीज को पैरेलल में। तो ये सारे डिटेल पढ़नी है आज के लेक्चर में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में डैश लगा के फर्स्ट टाइप डैश टू सेल्स डिफरेंट, यानी ये जो दो सेल है वो डिफरेंट है। अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ता हूं, पहला सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 E2 R2। तो टर्मिनल A और B के बीच अगर मैं इन दोनों को हटाकर इक्विवेलेंट सेल लगाऊंगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैं बता सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट सेल होगा इसका ईएमएफ कितना होगा, E1 का E2, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। तो सीरीज का होगा, ये नहीं पूछते। हमें इसमें आइडिया होना चाहिए कि उल्टा लगा दिया सेल तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बड़े वाले से छोटे वाले को खत्म हो जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर में आता है डेरिवेशन, और बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि अगर तुमने इन दो सेल को पैरेलल में लगाया ऐसे, पहला सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ जोड़ दिया, नेगेटिव नेगेटिव सर्किट में जोड़ दिया, टर्मिनल A और B। सेल का जो ईएमएफ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब जो इक्विवेलेंट सेल होगा ये कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए, इसका ईएमएफ E कितना होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R का वो कितना होगा। यहाँ मैं भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन तुमको तैयार करोगे एनसीईआरटी में से देखकर, ये एनसीईआरटी में से देखकर तुम्हें डेरिवेशन तैयार करना है। क्लियर? अगर 3-4 लाइन का डेरिवेशन है वो क्लियर होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। इस फॉर्मूले को मैं इधर लिख रहा हूँ। ये जो ईएमएफ होगा इक्विवेलेंट होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, दिस विल बी द ईएमएफ इक्वलिटी। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में जैसा होता है वैसे होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तुम लोग फैमिलियर हो इस फॉर्मूले से? किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे? तुमसे कहते हैं कि ये एक सेल है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों सेल मिलकर
एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में करंट है, जैसे डिटेल में दी हुई है, ऐसा सर्किट है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, इस सेल और इस सेल को हटाकर इन दोनों की जगह लगा दोगे इक्विवेलेंट, तो एक ही सेल हो जाएगा। उस इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ होगा इतना और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इतना, फिर तुम कैलकुलेट करोगे, सिंपल सर्किट बन जाएगा एक सेल में। पर कई बार क्या होता है, सर्किट तो यही होता है पर साथ में बाउंड कर दे तो तुमको बोलते यूजिंग केवीएल, जैसे लिखते हैं यूजिंग केवीएल तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम्हें केवीएल लगाकर ही सॉल्व करना। और भूलकर भी बोर्ड में नोडल एनालिसिस या ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई मत करना, वहाँ स्पेशली लिखा हुआ है क्वेश्चन में केवीएल, तो केवीएल ही ओनली ऑप्शन है जिसको तुम लगाकर सॉल्व करना। तो ये तुम्हें खुद करना है, ये वाला डायरेक्शन मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुमको। जब वो n आइडेंटिकल सेल होंगे तब क्या सिचुएशन, सेकंड टाइप में चलो, फर्स्ट टाइप डिफरेंट सेल, सेकंड टाइप आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल है तो क्या होगा, सेकंड आइडेंटिकल सेल्स, इसमें पहला सीरीज, अब जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं 3 नंबर में आप सीरीज पैरेलल मिला, सीरीज में तुम लिख सकते हो लैंग्वेज में लेंथ स्मॉल n for next, let n identical cells, n identical cells, each of EMF E and internal resistance small r, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series, are connected in series to supply current to an external resistance, to supply current to an external resistance capital R as shown करके डैश लगा, ऐसे बनाओगे सर। पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 सेल तो पूरे बनाने, उसके बाद डैश नोटेशन में चले जाओगे और लास्ट में आएगा nवां सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सारे सेल मिलकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को करंट देंगे, इसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। सपोज करंट जा रही I, हमें जो इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ पता लगाना है, ये पता लगाना है कि ये कॉम्बिनेशन डे टू डे लाइफ में कब यूजफुल होगा, कब अच्छा रहेगा सेल्स को सीरीज में जोड़ना। सीधा सा जवाब है तब अच्छा रहेगा जब हमें इसमें करंट सबसे ज्यादा मिलेगी। तो करंट कब ज्यादा मिलेगी, किस सिचुएशन में, तो देखते हैं हियर करंट I इक्वल टू कैसे निकालते हैं, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ मेंशन कर दो तुम ये n सेल्स जो हमने सीरीज में लगाया। तो जैसे वोल्टेज डिवाइड हो जाता है वैसे ऐड भी हो जाएगा सीरीज में, तो ईएमएफ E E E E n टाइम्स कितना होगा n, ऐसे रेजिस्टेंस कैपिटल R तो है से एक्सटर्नल n टाइम्स स्मॉल r टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। कंडीशन लगा स्पेशल केस 1, इफ सपोज कंडीशन ये है कि जो कैपिटल R है वो नेग्लिजिबल, वेरी मच लेस देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, देन नेग्लेक्टिंग इट, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट करने पर करंट कितनी मिलेगी, n ऊपर नीचे कट गया
क्या मिला E बाय R। ऑब्जर्वेशन ये है कि तुम एक सेल लगाओ तो भी करंट E बाय R, दो लगाओगे सीरीज में तो भी E बाय R, n लगाओगे तो भी E बाय R। तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम बहुत ज्यादा सेल या ज्यादा सेल सीरीज में जोड़ें, एक सेल से मिल रही उतनी करंट। तो ये कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है। बस की रिवर्स सिचुएशन केस 2, if R is very much greater than NR, then neglecting we get, तो नेगलेक्ट करो क्या मिलेगा देखो, हमें मिलेगा I equal to n times E by R। तो अगर एक सेल से लोगे करंट तो मिलेगी E by R, दो सेल से V by R, n सेल से n, करंट बढ़ जाएगी, n गुना हो जाएगी। तो हम प्रेफर करेंगे कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हम कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करेंगे, सीरीज। डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली होता है, कोई नया सेल तुम खरीद के लाया तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो खिलौनों में, टॉर्च में, रिमोट में सेल को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। कई बार तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है, बोलते हो रिमोट में हमने दोनों सेल ऐसे लगाए तो सीरीज का है, तो पैरेलल हो गया। पैरेलल नहीं है सीरीज, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ एक प्लेट लगी होती है जिससे पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाता है और यहाँ से सप्लाई लेते हैं पॉजिटिव से इधर नेगेटिव से। वास्तव में कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ज्यादातर जहां भी हम सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, नए सेल्स, वो हम सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में एक को भी नहीं जोड़ते, क्योंकि करंट n टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। सेकंड, अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, पैरेलल उसमें तो देख सकते हो, लेट m for monkey छोटा है, m identical cells, पिछली बार n था, अगली बार m identical cells, each of EMF E and internal resistance small r, each of EMF E and internal resistance small r are connected in parallel to supply current to external resistance capital R, supply current to external resistance capital R as shown। सर्किट बनाओ, पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तीन सेल बनाने के बाद डैश डैश तीन लाइन खींचो, mवां सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सबको जोड़ देंगे पैरेलल, मतलब सबके एक तरफ वाले एंड जुड़ जाएंगे टर्मिनल A पर, दूसरी तरफ वाले एंड जुड़ जाएंगे टर्मिनल B पर। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर एक का EMF मार्क करोगे, प्लस माइनस मार्क करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस मार्क करोगे। अब इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी, सेल्स का कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। एक तरह की बैटरी बन गई जिसमें पैरेलल में जुड़े हुए सारे सेल्स, और ये बैटरी सप्लाई भेज रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को सप्लाई कर, करंट यहाँ से फ्लो होगी कुछ I। हम ये जानना चाहते हैं ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा, ये कॉम्बिनेशन तब यूजफुल होगा जब करंट ज्यादा मिलेगी। देखते हैं कब करंट ज्यादा मिलती है, पहले देखें करंट मिलेगी कितनी। अगर मैं यहाँ पे करंट कैलकुलेट करता हूँ, हमें पता है पैरेलल में, अच्छा यहाँ लिखना भी है n
कितने टाइम्स m टाइम्स होने के बावजूद e ही रहेगा नेट ई। रेजिस्टेंस कैपिटल R के अलावा स्मॉल r m टाइम्स होने की वजह से हो जाएगा R by m। इतनी करंट स्पेशल केस 1 मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, देन करंट हो रही E by R। अब तुम एक सेल लगाओ या n सेल लगाओ, करंट E by R है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई फायदा नहीं होगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। सेल नया है तो पैरेलल में जोड़ने का कोई फायदा नहीं। केस 2, अगर उल्टी बात है R is negligible compared to R by M, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ऐसा कब होता है? जब सेल पुराना हो जाता है। सेल पुराना होता है, कोई सेल बेकार क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उससे मिलने वाली करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। पुराने सेल की सिचुएशन में अगर मैं करंट पता करता हूँ, करंट मुझे मिलती है m टाइम्स E by R। एक सेल से E by स्मॉल r, m सेल से m टाइम्स E by R करंट बढ़कर मिलती है। तो पता चला पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यानी पुराने सेल्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल है। क्या तुम इसका डे टू डे लाइफ से कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे बता सकते हो जहां हमने सेल्स को पैरेलल में लगाकर यूज किया हो कभी, या यूज करने का सोच सकते हैं? या तो यूज किया हो या यूज करने का सोच सकते हैं। एनी एग्जांपल फ्रॉम डे टू डे लाइफ? जो कार की बैटरी होती है वो 3.5-4 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी उसका इंटरनल से इतना बढ़ जाता है कि जो लार्ज करंट कार की मोटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो लार्ज करंट चाहिए वो नहीं है। इंजन स्टार्टिंग मोटर के लिए लगभग 90 एम्पीयर या उससे भी ज़्यादा करंट चाहिए, वो बैटरी नहीं दे पाती। तो क्या हो गया? बैटरी बेकार हो गई, इंटरनल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम रास्ते में हो, तुमने गाड़ी बंद की तो गाड़ी वापस स्टार्ट नहीं हुई, बैटरी लोड नहीं होती, क्या करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में? आजकल गाड़ियों में इंजन आता है MPFI इंजन, MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये गाड़ियाँ धक्का मार के स्टार्ट नहीं होती, तो पहले तो क्या करते थे? धक्का मार के गियर में डाली स्टार्ट करते, ये गाड़ियाँ नहीं होती। क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ऐसी गाड़ी में उसमें बैटरी लगी, उस गाड़ी की मेटालिक बॉडी से तुम्हारी गाड़ी की मेटालिक बॉडी को कनेक्ट करना है। क्यों? हर गाड़ी में अगर तुम्हें जनरल नॉलेज हो, लाइट जलाने के लिए, हॉर्न बजाने के लिए सिर्फ एक तार होता है, 2 तार नहीं होते। बस में देखा होगा तार निकला होता है, ड्राइवर टच करता है मेटालिक बॉडी पर और हॉर्न बज जाता है। लाइट के लिए भी एक ही तार जाता है, दूसरा तार क्यों नहीं जाता? नेगेटिव हम कॉमन कर देते हैं, मेटालिक बॉडी से जोड़ देते हैं नेगेटिव, जहाँ पे भी कनेक्शन लेना है तो मेटालिक बॉडी से ले लेते हैं। एक ही तार घुमाते हैं सर्किट में, एक तार का खर्चा बचा लेते हैं। तो मेटालिक बॉडी को मेटालिक बॉडी से जोड़ दिया, इसका मतलब नेगेटिव से जुड़ गया बैटरी का। अब एक तार लेकर पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, पॉजिटिव से इसको जंपर निकालते तार से जोड़ देते हैं। दोनों बैटरी कैसे आ गई? पैरेलल में आगे तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आधा। पैरेलल में अगर सेम लेवल का आधा हो गया तो करंट कितनी हो गई? डबल। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट करने के बाद वहीं जाकर रोकनी जहाँ तुम्हें पता है कि हम नई बैटरी मिल जाएगी, बैटरी चेंज करो, नहीं तो दोबारा से ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा अगर बीच में रुक देगा। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन फिजिक्स लैब में भी, एलन के फिजिक्स लैब में तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तुम्हारे स्कूल्स की फिजिक्स लैब में जहाँ पर लेड एसिड सेल यूज होता है, अगर वो सेल बहुत पुराना हो चुका, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि तुम पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो वन साइडेड आ रहा है, स्पेशली पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कि एंड ए पर कनेक्ट किया तो भी डिफ्लेक्शन जिधर आ रहा है बी पर भी उधर ही आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो जब डिफ्लेक्शन अपोजिट नहीं आ रहा तो जीरो मिलने के चांसेस है नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा?
वैसे ही एक और बैटरी लोगे और प्राइमरी सर्किट में, ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं इसको, प्राइमरी सर्किट में इसको वहां जोड़ दोगे उसके साथ पैरेलल में। ऐसा करने से क्या होगा, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आधा, आधा हो गया तो क्या करेंगे, करंट हो गया डबल। करंट डबल हो गया तो पोटेंशियोमीटर वायर में जो ड्रॉप है, जो कम होने की वजह से बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। डबल साइडेड रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और क्या, डे टू डे लाइफ में मान लो तुम्हारे इन्वर्टर की बैटरी खत्म, इन्वर्टर की बैटरी जो है बैकअप टाइम प्रॉपर नहीं दे रही, बिजली जाती है तो जल्दी सीटी बजने लगती है इन्वर्टर, यानी वो बताता है कि ओवरलोड हो, बैटरी पुरानी हो चुकी है। तुम गए बैटरी वाले के पास, उसने मुझसे बोला कि बैटरी मेरे को दूसरी चाहिए, और ये बैटरी तुम ले लो। इन्वर्टर वाले को बोला, उसका कुछ वो लेस कर देगा, अमाउंट कम कर। उसने बोला ठीक है ये बैटरी आप मेरे को दे दो, 1000 रुपये में कम कर दूंगा। नई बैटरी जो है वो 12,000 रुपये की, 1000 रुपये इस बैटरी के कम हो। अब मान लो उस टाइम तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे, अगले महीने तुम्हारे पास पैसे आने वाले थे, उस टाइम तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो अगर तुमने फिजिक्स पढ़ रखी होगी तो तुम दिमाग लगाओगे, तुम उल्टा उसको ऑफर दे दोगे, नहीं रहने दो, नई बैटरी में नहीं खरीदता, तुम्हारे पास ऐसी जो पुरानी बैटरी और पड़ी है, मेरे से 1000 रुपये लो, तुम वो बैटरी मेरे को दे दो, क्योंकि तुम्हारी बैटरी लेने के 1000 रुपये तो मैं दे रहा था, ऑफर कर रहा था। तुमने कहा ऐसी एक पुरानी बैटरी और दे दो, नई बैटरी में बाद में खरीदो। वो पुरानी बैटरी ले जाकर तुमने इस बैटरी के साथ कैसे जोड़ दी, पैरेलल में जोड़ दी। अब इन्वर्टर चल पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना हो गया, आधा, करंट डबल। ये पुरानी बैटरीज को यूज करने का तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम्हारे कैमरे में सेल खत्म हो गया, कैमरे का फ्लैश नहीं चला पड़ा, कैमरे के शटर भी ओपन नहीं कर पा, और उसी सेल को जो नया से दिख रहा है उसको तुम घड़ी में लगा देते हो, घड़ी चल जाती है उससे। घड़ी भी चल गई, 4 महीने चल गई, उस सेल को कैमरे से निकाल के घड़ी में लगाया, घड़ी चल चुकी। अब घड़ी भी नहीं चला पा रहा, घड़ी में से निकाला, अभी भी तुम्हें नया नया सा लग रहा है, इच्छा नहीं होगी फेंकने की, साफ सुथरा नया सा पहुंच के देखा तो चमक रहा है, कोई बात नहीं मत फेंको। ऐसे 4 सेल इकट्ठे करो, 4 सेल इकट्ठे करके कैसे जोड़ दो, पैरेलल में। इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4, चारों को टेप से चिपका के तार निकाल के लगा दो वापस घड़ी, घड़ी फिर से चल जाएगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1/4, करंट हो गया 4 टाइम्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिससे आम के आम और फुटियों के विधान, यानी पूरा निचोड़ सकते हैं सेल के अंदर से। बात समझ में आई, कारण इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए निचोड़। अब अगला आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग, नेक्स्ट थर्ड पैरेलल के बाद मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें तुम डैश लगा लिख सकते हो, लेफ्ट N for nest, identical cells are connected in series, and identical cells are connected in series, and such AM series are connected in parallel. Such AM for monkey, AM series are connected in parallel to supply current to external resistance capital R. To supply current to external resistance capital R, as shown. डैश लगा दो, सर्किट बनाना है, सर्किट थोड़ा बड़ा बनेगा, काफी पेशेंस चीज को बनाने के लिए। तुमको दिखाने हैं एन सेल एक लाइन, पहला सेल, दूसरा सेल, इंटरवल, कम से कम 3 दिखाओ, 3 के बाद डैश डैश, और फिर आएगा N1। अब ऐसी M सीरीज पैरेलल में जोड़नी है,
सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए बनाते चलो। इस तरह की पेशेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, इससे क्या होगा, पेशेंस बिल्डअप होगा, बहुत काम की होती है जीवन में। जैसे लाइन में लगकर गैस बुक कराना, टिकट बुक कराना, बिल जमा कराना, बुकलेट लेना, शीट लेना। बिखरे हुए गेहूं के दानों को उठाना एक एक करके, गिर्री में उलझे हुए मंजे को सुलझाना जो संक्रांति में पतंग उड़ाते हुए उलझ गया, ऊन की लिच्छी से ऊन का गोला बनाना। ऑल दीज आर पेशेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। इससे आदमी के अंदर पेशेंस डेवलप होता है, और पेशेंस बहुत काम का है हमारे, बहुत जगह फायदा होता है। अगर तुम पेशेंस वाले हो, धैर्य रख सकते हो, कई जगह फायदा होता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होने से बच जाती है। तुम थोड़ा सा रुक जाओ तो लड़ने वाली स्थिति खत्म हो जाती है। कई जगह तुम अननेसेसरी जल्दबाजी करते हो, कोई काम का नेचर ही ऐसा है कि उस काम में समय लगना है, तुम जल्दबाजी कर लो तो भी वो काम उससे कम समय में पूरा नहीं हो सकता। तो अननेसेसरी तुम अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, तो वो एनर्जी तुम्हारी बच जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो तुम जल्दबाजी नहीं करो। पेशेंस एक बहुत जरूरी क्वालिटी है किसी भी स्टूडेंट के लिए भी, किसी भी इंसान के लिए। एक इंजीनियर ऐसी सिचुएशंस को जब उसे इंतजार करना पड़ रहा है, बोरिंग, एंजॉय कर सकता है। उसमें एंजॉय करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अभी मैं डायग्राम बना रहा होता और यहाँ पर ये चौक वाला बोर्ड होता, और जब मैं ये मार्किंग लगाता तो इसमें जो आवाज निकलती, साउंड, मैं उसको एंजॉय कर सकता। तो साउंड कैसी होती, ट्रेन जब पुल पे से निकलती है ठक 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 ऐसे करके, इसमें अगर स्पीडली हम ये मार्किंग करें बहुत म्यूजिक निकलता है, इंटरेस्टिंग म्यूजिक। तो एंजॉय करने की सिचुएशंस हम ढूंढ सकते हैं। तो ये पूरा सर्किट बन गया। कितनी करंट फ्लो होगी वो पता करना है, और कब ये यूजफुल होगा इसमें तुम मार्क कर सकते हो। एक लाइन में n सेल्स, और ऐसे हमने m रोज लगाई पैरेलल। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग। लिख सकते हो हियर करंट आई, एक ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी तो पैरेलल में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो पूरा नेट टर्मिनल ए और बी के बीच एन ई ही रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर तो है ही, एक लाइन का इंटर रेजिस्टेंस एन आर, और ऐसी एम सीरीज पैरेलल एन आर पे रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई इक्वल टू एम एलसीएम ले लिया तो ऊपर चलेगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। मैं चाहता हूँ ये करंट मुझे मैक्सिमम मिले, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। और आई इक्वल टू आई मैक्स, अभी तक मैं देख चुका हूँ कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमम मिलती है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट मिलती है। अब यहाँ हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, क्या है। फॉर आई इक्वल टू आई मैक्स, जो डिनोमिनेटर है एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। तो अभी हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स की मदद हम लेते हैं। एम आर प्लस एन आर को मैं ऐसे लिखता हूँ, रूट एम आर माइनस रूट
NR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ MN RR शुड बी मिनिमम। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो का ऊपर कर ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज नॉट कंट्रोलेबल, तो जो होगी सो होगी। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, दैट इज अंडर रूट ऑफ MR माइनस 2 NR का स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिल जाता है सॉल्व करेगा कैपिटल R इक्वल टू NR अपॉन M। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ध्यान से देखने पर पता चलता है और कुछ नहीं लिखा है, लिखा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो गए तो मिक्स प्रूविंग फेवरेबल सिचुएशन होगी। साथ ही साथ हम आई मैक्स भी निकाल देते हैं। आई मैक्स कितनी हो जाएगी? अगर मैंने NR बाई M की जगह इसमें R रख दिया तो आई मैक्स हो जाएगी NE अपॉन 2R R प्लस R। और अगर मैंने R की जगह भी NR बाई M रख दिया NM कट जाएगा, ये हो जाएगी ME अपॉन 2R। जो भी गिवन डेटा हो जो अवेलेबल हो उसकी मदद फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कब कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो कौन सा, और दोनों बराबर है तो कौन सा। और यहाँ से एक थ्योरम और लिंक होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हमें पता है किसी सेल से मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 करंट हो जाएगी मैक्सिमम, यानी उसको तुमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, सेल के टर्मिनल डायरेक्ट जोड़ दिए, कैपिटल R है ही नहीं, मैक्सिमम करंट कितनी होती है E बाय स्मॉल r। पर किसी सर्किट में यानी रेजिस्टेंस जोड़ा ही जोड़ा है, सर्किट में करंट जब मैक्सिमम होगी तभी उसमें पावर भी मैक्सिमम I स्क्वायर R। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए भी हम यही रूल लगाते हैं कि अगर उस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सप्लाई के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन पावर बिकम मैक्सिमम, क्योंकि करंट बिकम मैक्सिमम। इसमें तुम देखोगे स्टार मार्कर में 10 we use series combination comma if internal resistance is negligible, if internal resistance is negligible, ब्रैकेट में न्यू सेल्स, नए सेल, न्यू सेल्स ब्रैकेट में we use parallel combination comma if external resistance is negligible compared to internal resistance, bracket में old cells and we prefer mixed grouping. If total internal resistance becomes equal to external resistance. Which is also condition for maximum power transfer. Which is also condition for maximum power transfer. बोर्ड में इस पे न्यूमेरिकल आया, 2 बार है, न्यूमेरिकल में मैं करूँगा। क्वेश्चन लिखोगे अरेंज 36 identical cells, 36 सेल्स में अरेंज 36
identical cells, each of EMF 2 volt, internal resistance 0.5 ohm. To supply current, to an external resistance capital R equal to 2 ohm. So that we get maximum current through resistance capital R. So that we get maximum current through resistance capital R. Also find I max, maximum current कितनी होगी बता दो, करो जो कुछ अभी सीखा उसको अप्लाई करो। से जोड़ना चाहिए 12 in series and such 3 series in parallel. यानी we will go for mixed grouping. Mixed grouping के लिए क्यों जा रहे हैं, सीरीज या पैरेलल में क्यों नहीं लगा रहे? लॉजिक सिंपल है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? नहीं। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। पैरेलल में लगाए तो उल्टा कम ही आएगा। तो ना तो सीरीज में जोड़ सकते ना पैरेलल में, दोनों कंपेरेबल वैल्यू रखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे और हम यूज करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो हमने सोचा लेट n cells are connected in series and such n series are connected in parallel. तो टोटल सेल हो गए n into m, वो हमारे पास है 36, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल R इक्वल टू nR/m, कंडीशन हमने लगा दी, तो 2 इक्वल टू n/m इंटू हाफ। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 टाइम्स m, n की इस वैल्यू को इसमें रखा तो हमें मिल गया 4m² इक्वल टू 36, यानी m इक्वल टू 3, और इससे n इक्वल टू 4 मिल गया। तो तय हो गया, we have to connect 4 and 12, we have to connect 12 cells in series and such 3 series in parallel. फिर I max में निकालना था, I max जो दो फॉर्मूला लिखा है किसी को भी यूज कर याद रहेगा 600 m/2r n/2r, कोई सा भी यूज। सेल की कहानी, सेल्स के कॉम्बिनेशन में हम कितना जानते हो तो मोर देन सफिशिएंट। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, एक ही रास्ता होता है कंपोनेंट्स को जब सीरीज में जोड़ते हैं। बेस्ट एग्जांपल है चेन, जो बचपन में गेम खेला करते थे तो हाथ पकड़ के दौड़ लगाते थे, तो चेन सीरीज कॉम्बिनेशन को रिजेंबल करता है एग्जैक्टली। अगर हाथ छूट गया तो फिर पिटाई होती थी, अड्डे पे मारना पड़ता था। अच्छा, बीच में से कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मल्टीपल लिंक्स आर नॉट अलाउड। चेन में सिर्फ एक सिंगल लिंक होगा, सिंगल चेन, वो तो सीरीज का एग्जांपल। पैरेलल में सबका एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड दूसरी तरफ। पैरेलल एक कोई खराब भी हो जाएगा तो बाकी चलता रहेगा, जैसे घर में अप्लायंसेस कैसे चुने पैरेलल। ट्यूबलाइट खराब हो गई कोई बात नहीं, पंखा तो चलता रहेगा, उसको सप्लाई मिल रही। तो सोच के बताओ, अगर तुम्हारे घर में लैंडलाइन टेलीफोन 2 तार आ रहे हैं, एक लाइन है कोई, पर तुमने क्या 3 अलग अलग कमरों में इंस्ट्रूमेंट लगाए, तो कैसे छोड़ा होगा उनको, पैरेलल या सीरीज? टेलीफोन लाइन में 54 वोल्ट आता है, 54 वोल्ट डीसी,
और जब घंटी बजती है तो 90 वोल्ट आता है। अगर तुम पैरेलल में जोड़ोगे तो सब इंस्ट्रूमेंट को बराबर वोल्टेज मिलेगा। अगर सीरीज में जोड़ो तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट को 18 वोल्ट मिलेगा, काम ही नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट। हम कैसे जोड़ते हैं? उन्हीं दो तार से दो तार निकाल के, एक इंस्ट्रूमेंट में उसी से दो निकाल के, दूसरे में उसी से दो निकाल के, तीसरे में कैसा कॉम्बिनेशन बना? पैरेलल। सभी इंस्ट्रूमेंट का एक एंड एक तार पर, दूसरा एंड दूसरे तार। पैरेलल और सीरीज का कांसेप्ट क्लियर हो जाए। अब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए केवीएल केसीएल की बात, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट। बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का बनता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉज एज इट इज। एनसीईआरटी से तुम जो स्टेटमेंट दिए हुए तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में, विद एग्जांपल लिखना होगा। मैं जानबूझ के इसको नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि अगर तुम्हारा क्लियर है, तुमने मेन क्लास में पढ़ा हुआ है, तो मैं जो बताऊंगा हो सकता है उसमें कन्वेंशन डिफरेंट हो, खिचड़ी बनेगी तो तुम कंफ्यूज रहोगे फिर बाद में। मैं कन्वेंशन फॉलो करता हूँ। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय बीएल थरेजा, ये बुक है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इसका फर्स्ट पार्ट चलता है, और जो इलेक्ट्रिकल लेते हैं आगे के ईयर्स में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आता है। सेकंड ईयर में सेकंड पार्ट, थर्ड ईयर में थर्ड पार्ट। तो उसका कन्वेंशन मैं सिखा कि अगर रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट विल ट्रीटेड एज ड्रॉप। उल्टा जा रहे हो, रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे जा रहा हो, देन इट विल ट्रीटेड एज राइज। सेल में जा रहे हो, हायर टू लोअर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा तो राइज। तो कन्वेंशन कई बार डिफरेंट हो जाते हैं। तो तुम अगर जानते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तो मुझे इसको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, केवीएल केसीएल में नहीं पढ़ा, मैं सीधे जा रहा हूँ बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट आर्टिकल बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये 3 आ जाता है। इसको कल खत्म कर देंगे, फिर मंडे से तुम्हारी दूसरी क्लास लग जाएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स का चैप्टर खत्म तुम्हारा करंट केमिस्ट्री कल। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, संडे को अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम इंटरेस्टेड हो, तो शाम को 6 से 7:30 इवनिंग में एक स्पेशल क्लास हमने डिजाइन करके प्लान की है। सचिन श्रीवास्तव सर और मैं दोनों मिलकर वो क्लास ले रहे हैं, और साफ वाले बेसमेंट में वो क्लास लगेगी, जिसमें स्किल इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू मेडिटेशन एंड अदर टेक्निक्स। वो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उस क्लास में आ सकते हो। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 6 से 7:30 संडे को। बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स? क्योंकि इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में हम बैलेंस कंडीशन निकालते हैं। बैलेंस कंडीशन निकालने का मतलब हम क्या पता करते हैं? हम पता करते हैं कि बैलेंस पॉइंट गैल्वेनोमीटर कब जीरो डिफ्लेक्शन है। सब में ये देखते हैं गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन, इसलिए बोलते हैं बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसमें आती है डिटेल व्हीटस्टोन ब्रिज, सब हेडिंग लगाओ। व्हीटस्टोन ब्रिज, WHEAT, व्हीटस्टोन। नाम ऐसा है कि तुम एक बार पढ़ लो तो भूल नहीं सकते। आटा पत्थर, साइंटिस्ट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें तुम्हें लिखना है व्हीटस्टोन, शॉर्ट फॉर्म इसका WS। व्हीटस्टोन डिवाइस्ड, बनाया डिवाइस्ड a bridge of 4 resistances, devised a bridge of 4 resistances arranged as 4 sides of a parallelogram, arranged as 4 sides of a parallelogram। क्यों बनाया? To find unknown resistance। इसकी मदद से अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत आ गई थी अननोन रेजिस्टेंस निकालने? उसी टाइम में एक दूसरा साइंटिस्ट, सेना का जनरल था एफबी मोर्स ने डेवलप किया था मोर्स कोड।
मोर्स कोड एक लैंग्वेज होती है डॉट और डैश की कोड लैंग्वेज। जैसे मान लो डॉट का मतलब ए, डैश का मतलब बी, सपोज डॉट फॉलोड बाय डैश का मतलब सी एंड सो ऑन। डॉट छोटी बी, डैश लंबी बी, साउंड की फॉर्म में अगर सिग्नल भेजना है, जैसे अगर मैंने बीप प्रोड्यूस की इंस्ट्रूमेंट की मदद से बीप बी, इसका मतलब क्या हुआ लेटर सी एंड सो ऑन। मार्कोनी ने जो अपना पहला ट्रांसमिशन भेजा था अक्रॉस द अटलांटिक, उसमें उसने लेटर एस को ट्रांसमिट किया था किसमें, मोर्स कोड। ऐसे माइक पे नहीं बोला था एस और वहाँ जांच पे किसी ने सुन लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। उसने कैसे ट्रांसमिट किया था, मोर्स कोड, बीप 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 से पूरा सिग्नल गया था और उसको डिकोड करके मतलब निकाला गया था कि हाँ मार्कोनी ने क्या सिग्नल भेजा है, लेटर एस इंग्लिश अल्फाबेट। तो एफबी मोर्स ने एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। उस समय सारा ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू होता था, वायरलेस ट्रांसमिशन था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, बहुत दूर की सोच थी जो आज सारा वायरलेस ट्रांसमिशन है। तो वायर से सारा ट्रांसमिशन होता था, लंबे लंबे तारे खींचे हुए थे, तार खींचे हुए थे, टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर, कई किलोमीटर लंबे था। और उसमें मान लो आधी तूफान में कहीं कोई पेड़ टूट के गिर गया, तार पर तार टूट गया, तो उसका जो मेंटेनेंस है बड़ा भारी काम था। एक तरीका तो है कि सारे तार को देखते हुए जाओ कहाँ टूटा कहाँ टूटा कहाँ टूटा, कई किलोमीटर लंबे है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी कि पोस्ट ऑफिस से होता था सारा ट्रांसमिशन। टेलीग्राम कैसे जाता था, पोस्ट ऑफिस बंद हो गई सर्विस लास्ट ईयर। तो जरूरत किस बात की थी कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे हमें पता लग जाए कि कितनी दूरी पर तार टूटा है, सीधे वहीं जाके संभाले और सही कर दो। तो व्हीटस्टोन ने ऐसा डिवाइस बनाया पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैंने गलत बोल दिया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एफबी मोर्स ने नहीं बनाया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किसने बनाया मुझे नहीं पता, व्हीटस्टोन पर बेस्ड डिवाइस है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एफबी मोर्स ने तो क्या डेवलप किया था, टेलीग्राफ सिस्टम, टेलीग्राफ डेवलप किया था एफबी, जिसमें मोर्स कोड में सिग्नल जाते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बटन ज्यादा देर के लिए नीचे किया, एक पेपर घूमता था रोलर पे, एक मैकेनिकल आर्म होती थी जिसमें मार्कर लगा हुआ था, अगर वो ज्यादा देर नीचे रह गया रोलर पर, रोलर तो घूम रहा है, क्या प्रिंट होगा, डैश, थोड़ी सी देर नीचे होकर ऊपर होगा तो क्या प्रिंट होगा, डॉट। डॉट और डैश की लैंग्वेज में पूरा प्रिंट होगा, टेलीग्राफ ग्राफ जैसा। तो वो डिजाइन किया था टेलीग्राफ एफबी मोर्स ने, और उसमें सहयोग किया व्हीटस्टोन ब्रिज ने, पोटेंशियोमीटर बना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाकर रेजिस्टेंस निकाला। तो हम यहाँ बैठे बैठे पता लगा देते थे, क्योंकि जो वायर हमने इस्तेमाल किया उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को पता है, अननोन रेजिस्टेंस इससे निकाल लिया, अननोन रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, तो लेंथ पता चल जाएगी कहाँ पे काट लो। कंटिन्यू करोगे इसमें, तो क्या कैसा इंस्ट्रूमेंट था, इसका प्रिंसिपल लिखना, सब एडिंग प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन में लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, जब भी प्रिंसिपल लिखते हैं कॉमन लैंग्वेज होती है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डैश। तो वो फैक्ट क्या है जिस पर इसकी वर्किंग बेस्ड है, चार लाइन छोड़ दो। इसको समझने के लिए पहले मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं बना रहा हूँ स्टैंडर्ड डायग्राम। एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम है, पर एनसीईआरटी में क्या किया उन्होंने, चार रेजिस्टेंसेस को लिया, R1, R2, R3, R4। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में ले रहा हूँ जिससे याद रखना आसान होता है। पहले तो ऐसे 4 पॉइंट बनाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में ऐसे डायग्राम बनाओगे, इनको मार्क करते हैं ABCD। ये कन्वेंशनल वे है, 4 रेजिस्टेंसेस जोड़ते हैं, AB और BC को हम कहते हैं रेशियो आर्म्स, क्योंकि AB और BC में जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, सपोज P और Q, तो P और Q का रेशियो हमको पता होता है, रेशियो पता होता है तो क्या बोलेंगे, रेशियो आर्म। AD को बोलते हैं नॉन आर्म, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसकी वैल्यू हमें पता होती है, किस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, खुद ही इंट्रोड्यूस।
नॉन रेजिस्टेंस नोन आर। जो रेजिस्टेंस हमें पता करना होता है अननोन रेजिस्टेंस उसे लगाते हैं CD के अक्रॉस और CD को कहते हैं अननोन R और अननोन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं S। डायगोनल BD के अक्रॉस हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यूजिंग की K डैश और डायगोनल AC के अक्रॉस हम जोड़ते हैं सेल यूजिंग प्लग की K। ये कंप्लीट सर्किट हो गया पीडी स्टोर में जैसा। तो इसका काम करने का तरीका ये है कि हमें इस तरह का एडजस्टमेंट करना होता है। हमारे कंट्रोल में क्या क्या चीज़ है, हमारे कंट्रोल में होता है P और Q का रेशियो, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में होती है R की वैल्यू, S हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हम P और Q के रेशियो को और R की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे। अगर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया इसका मतलब ब्रांच BD में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही ब्रांच BD में इसका मतलब B का और D का पोटेंशियल सेम है। और अगर B और D का पोटेंशियल सेम है तो हम KVL यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं कि रेशियो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो उसको प्रिंसिपल की फॉर्म में हमें लिखना है। स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी कैन adjust the ratio P upon Q। यानी जब प्रिंसिपल लिखोगे डायग्राम बनाना पड़ेगा साफ। We can adjust the ratio P upon Q and value of resistance R such that the galvanometer shows zero deflection in that case bridge is said to be balanced। In that case bridge is said to be balanced and the ratio of resistances in adjacent arms of parallelogram becomes equal. Ratio of resistances in adjacent arms of parallelogram becomes equal. That is mathematically expressed करेंगे P upon Q equal to R upon S block। इसका प्रिंसिपल 2 नंबर पे तुमसे इसका प्रूफ पूछा जाता है यूजिंग KVL। 2M प्रूफ यूजिंग KVL, यानी हमको ये प्रूव करना है जैसे मैथमेटिक्स में लिखते थे वैसे लिख सकते हो। प्रूफ क्या प्रूव करना है P upon Q equal to R upon S। हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम के रेफरेंस में, और अगर मुझे इसमें KVL लगाना है तो मुझे करंट्स दिखानी होगी। यहाँ से करंट चली I, जंक्शन A पर आकर 2 रास्ते मिलते हैं। तो अगर ऊपर चली जाती है I तो बच्चे भी I माइनस I इसमें जाएगी, पर मैं इसको I2 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैंसिलेशन होना है आगे। क्योंकि मैं बैलेंस स्टेट कंसिडर कर रहा हूँ ब्रिज की, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो I1 पूरी की पूरी इधर चले जाएंगे, ऐसे ही I2 पूरी की पूरी S में चले जाएंगे, और ये I1 और I2 दोनों मिलकर वापस I बनकर जैसे आ जाए। KVL लगाने के लिए हमें चलने की डायरेक्शन तय करनी होती है रूट में। मैंने तय किया क्लॉकवाइज में जाऊंगा। नेमिंग ऑलरेडी है तो इस सर्किट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब ये तुम प्रूव करोगे 2 नंबर का तो सर्किट बेस में बनाना है। तो तुम लिख सकते हो कंसिडरिंग बैलेंस्ड स्टेट ऑफ द ब्रिज, considering balanced state of the bridge and applying KVL into ABDA, तुम्हें मिलता है माइनस I1P प्लस I2R इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके तुम लिख सकते हो I1P इक्वल टू I2R इक्वेशन 1। फिर तुम दूसरे रूप में लगाते हो लूप BCDB और तुम्हें मिलता है
माइनस I1 प्लस I2s इक्वल टू 0 और I12 इक्वल टू I2s इक्वेशन नंबर 2। रेशियो ले लेते हो 1/2 I1 I2 बढ़ जाते हैं तो मिलता है P upon Q इक्वल टू R upon S hence प्रूव। तो ये प्रूव करने के तुमको 2 नंबर